चैप्टर 3 अंत। सुबह मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ठीक से सो नहीं पाया था, मेरा हाथ जल रहा था और सिर में दर्द हो रहा था। एडवर्ड का चेहरा कोमल और दूर था, लेकिन उसने जल्दी से मेरे माथे को चूमा और खिड़की से बाहर निकल गया। इससे मुझे कोई मदद नहीं मिली। मुझे उस समय का डर था जब मैं बेहोश था। मुझे डर था कि वो मुझे सोते हुए देखकर फिर से सही और गलत के बारे में सोच रहा होगा। चिंता मेरे सिर में धड़कन की तीव्रता को बढ़ा रही थी। एडवर्ड हमेशा की तरह स्कूल में मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी खराब था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा छिपा था जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं था और इससे मैं डर गई। मैं कल रात की बात नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इस विषय को टालना और भी बुरा होगा। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आपको कैसा लगता है? बिल्कुल सही, मैंने झूठ बोला और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ मेरे सिर में गूंजने लगी। हम चुपचाप चलते रहे, उसने भी अपने कदम मेरे कदमों से मिलाते हुए छोटे कर लिए। ऐसे बहुत से सवाल थे जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन उनमें से ज़्यादातर सवालों को इंतज़ार करना पड़ता, क्योंकि वे एलिस के लिए थे। आज सुबह जैस्पर कैसा था? जब मैं गया था तब उन्होंने क्या कहा था? रोज़ली ने क्या कहा था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भविष्य के अपने अजीब, अपूर्ण दृश्यों में वह अब क्या होता हुआ देख सकती थी। क्या वह अनुमान लगा सकती थी कि एडवर्ड क्या सोच रहा था? वह इतना उदास क्यों था? क्या उन कमज़ोर, सहज भय के लिए कोई आधार था जिसे मैं दूर नहीं कर पा रहा था? सुबह धीरे धीरे बीत गई। मैं एलिस से मिलने के लिए बेचैन था, हालांकि एडवर्ड के वहां होने से मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। एडवर्ड अलग थलग रहा। कभी कभी वह मेरे हाथ के बारे में पूछता और मैं झूठ बोल देता। एलिस आमतौर पर लंच के लिए हमसे आगे निकल जाती थी। उसे मेरे जैसे आलसी व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह टेबल पर नहीं थी, खाने की ट्रे लेकर इंतजार कर रही थी जिसे वह नहीं खाएगी। एडवर्ड ने उसकी अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसकी क्लास देर से चल रही है, जब तक कि मैंने कोना और बेन को नहीं देखा, जो चौथे घंटे की उसकी फ्रेंच क्लास में थे। एलिस कहाँ है? मैंने उत्सुकता से एडवर्ड से पूछा। उसने ग्रेनोला बार को देखा जिसे वह अपनी उंगलियों के बीच धीरे धीरे पीस रहा था और जवाब दे रहा था। वह जैस्पर के साथ है। वो ठीक है, वो कुछ समय के लिए चला गया है। क्या जहां? एडवर्ड ने कंधे उचकाए। किसी खास जगह नहीं। और एलिस भी? मैंने शांत निराशा के साथ कहा। बेशक, अगर जैस्पर को उसकी जरूरत होगी तो वह चली जाएगी। हाँ, वो कुछ समय के लिए चली जाएगी। वो उसे डेनाली जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। डेनाली वह जगह थी जहां एक और अनोखे पिशाचों का समूह रहता था, कलेंस जैसे अच्छे पिशाच। तान्या और उसका परिवार, मैंने उनके बारे में कभी कभी सुना था। एडवर्ड पिछली सर्दियों में उनके पास भाग गया था जब मेरे आने से फोक्स उसके लिए मुश्किल हो गया था। लॉरेंट, जेम्स की छोटी सी टोली का सबसे सभ्य सदस्य, कलेंस के खिलाफ जेम्स का साथ देने के बजाय वहां गया था। एलिस के लिए जैस्पर को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करना उचित था। मैंने निगल लिया, अपने गले में अचानक आई गांठ को हटाने की कोशिश कर रहा था। अपराध बोध ने मेरे सिर को झुका दिया और मेरे कंधे झुक गए। मैं उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे रोसेली और अम्मेट को। मैं एक महामारी थी। क्या आपका हाथ आपको परेशान कर रहा है? उसने चिंता से पूछा। मेरे बेवकूफ हाथ की कौन परवाह करता है? मैंने घृणा से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने अपना सिर मेज पर रख लिया। दिन के अंत तक चुप्पी हास्यास्पद होती जा रही थी। मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जाहिर है कि अगर मैं चाहता था कि वो मुझसे फिर से बात करे तो यही मेरा एकमात्र विकल्प था। आज रात को तुम आओगे? मैंने पूछा और वह चुपचाप मुझे मेरे ट्रक तक ले गया। वो हमेशा आता था। बाद में मुझे खुशी हुई कि वो आश्चर्यचकित लग रहा था। मुझे काम करना है। कल की छुट्टी पाने के लिए मुझे श्रीमती न्यूटन के साथ सौदा करना पड़ा। ओह, वो बुदबुदाया। तो तुम तब आओगे जब मैं घर आऊंगा, है न? मुझे बुरा लगा कि मैं अचानक इस बारे में अनिश्चित महसूस कर रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर
सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें चाहता हूँ, मैंने उसे याद दिलाया, शायद बातचीत की अपेक्षा थोड़ी अधिक तीव्रता के साथ। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी बातों पर हंसेगा, मुस्कुराएगा या किसी तरह प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, तो फिर, उसने उदासीनता से कहा। उसने दरवाज़ा बंद करने से पहले फिर से मेरा माथा चूमा। फिर उसने अपनी पीठ मोड़ी और शान से अपनी कार की ओर बढ़ गया। मैं वास्तव में घबराहट होने से पहले ही पार्किंग स्थल से बाहर निकलने में सक्षम था, लेकिन जब मैं न्यूटन के पास पहुंचा तो मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मैंने खुद से कहा, उसे बस समय चाहिए। वो इससे उबर जाएगा। शायद वह इसलिए दुखी था क्योंकि उसका परिवार गायब हो रहा था। लेकिन एलिस और जेस्पर जल्द ही वापस आ जाएंगे और रोज़ली और एमेट भी। अगर इससे मदद मिलेगी, मैं नदी के किनारे बड़े सफ़ेद घर से दूर रहूंगा और वहां फिर कभी पैर नहीं रखूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी एलिस को स्कूल में देखूंगा। उसे स्कूल के लिए वापस आना होगा, है ना? और वैसे भी वह हर समय मेरे घर पर ही रहती थी। वह दूर रहकर चार्ली की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं भी आपातकालीन कक्ष में नियमित रूप से कार्लिसले से मिलता था। आखिरकार, पिछली रात जो हुआ था, वह कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए मैं गिर पड़ा, यह मेरी जिंदगी की कहानी थी। पिछले वसंत की तुलना में, यह विशेष रूप से महत्वहीन लग रहा था। जेम्स ने मुझे खून की कमी से तोड़कर रख दिया था और लगभग मर चुका था, और फिर भी एडवर्ड ने अस्पताल में बिताए अंतहीन हफ्तों को इससे कहीं बेहतर तरीके से संभाला था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार यह कोई दुश्मन नहीं था जिससे उसे मेरी रक्षा करनी थी? क्योंकि यह उसका भाई था। शायद ये बेहतर होगा कि वह मुझे अपने साथ ले जाए, बजाय इसके कि उसका परिवार बिखर जाए। मैं थोड़ा कम उदास हुआ क्योंकि मैंने सोचा कि वह अकेले में कितना समय बिताता है। अगर वह स्कूल के साल भर तक टिक सकता है, तो चार्ली को कोई आपत्ति नहीं होगी। हम कॉलेज जा सकते हैं, या दिखावा कर सकते हैं कि हम यही कर रहे हैं, जैसे कि इस साल रोज़ली और एमेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से एडवर्ड 1 साल तक इंतज़ार कर सकता है। अमर के लिए 1 साल क्या होता है? मुझे तो यह इतना भी नहीं लगा। मैं खुद को इतना संयमित करने में सक्षम था कि ट्रक से उतरकर स्टोर तक चल सकूं। माइक न्यूटन ने आज मुझे यहाँ हरा दिया था, और जब मैं अंदर आया तो उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मैंने अपनी बनियान पकड़ी, उसकी दिशा में अस्पष्ट रूप से सिर हिलाया। मैं अभी भी सुखद परिदृश्यों की कल्पना कर रहा था जिसमें मैं एडवर्ड के साथ विभिन्न विदेशी स्थानों पर भाग जाना शामिल था। माइक ने मेरी कल्पना को बाधित किया। तुम्हारा जन्मदिन कैसा रहा? उफ, मैंने बुदबुदाया। मुझे खुशी है कि यह खत्म हो गया। माइक ने अपनी आंखों के कोनों से मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। काम में देरी हो रही थी। मैं एडवर्ड को फिर से देखना चाहता था, प्रार्थना कर रहा था कि जब तक मैं उसे फिर से देखूंगा, तब तक वो इस सबसे बुरे दौर से बाहर निकल चुका होगा, चाहे वह जो भी हो। ये कुछ भी नहीं है, मैंने खुद से बार बार कहा। सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जब मैं अपनी गली में मुड़ा और एडवर्ड की सिल्वर कार को अपने घर के सामने पार्क किया हुआ देखा तो मुझे जो राहत महसूस हुई, वह एक बहुत ही भारी और मादक चीज़ थी। और यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि ऐसा होना चाहिए। मैं जल्दी से सामने के दरवाजे से बाहर निकला और पूरी तरह अंदर जाने से पहले ही आवाज़ लगाई, पिताजी। एडवर्ड। जब मैं बोल रहा था, मुझे लिविंग रूम से ESPN के स्पोर्ट्स सेंटर का विशिष्ट थीम संगीत सुनाई दे रहा था। यहाँ, चार्ली ने पुकारा। मैंने अपना रेनकोट खूंटी पर टांग दिया और तेजी से कोने की ओर भागा। एडवर्ड आराम कुर्सी पर था, मेरे पिता सोफे पर। दोनों की नज़रें टीवी पर टिकी थीं। मेरे पिता के लिए ध्यान केंद्रित करना सामान्य था, एडवर्ड के लिए इतना नहीं। हाय, मैंने कमजोरी से कहा। अरे बेला, मेरे पिता ने उत्तर दिया, आंखें नहीं हिलाईं। हमने अभी अभी ठंडा पिज्ज़ा खाया है। मुझे लगता है कि वह अभी भी मेज़ पर है। ठीक है, मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। अंत में, एडवर्ड ने एक विनम्र मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगा, उसने वादा किया। उसकी नज़रें फिर से टीवी पर चली गईं।
मैं 1 मिनट तक हैरान होकर देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे कुछ महसूस हो रहा था, शायद घबराहट जो मेरे सीने में बढ़ रही थी। मैं भागकर रसोई में चला गया। पिज्जा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया, अपने घुटनों को ऊपर उठाया और अपनी बाहों को उनके चारों ओर लपेट लिया। कुछ बहुत गलत था, शायद जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा गलत। टीवी सेट से पुरुषों के बीच की बॉन्डिंग और मजाक की आवाजें लगातार आ रही थीं। मैंने खुद पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, खुद से तर्क करने की कोशिश की। सबसे बुरा क्या हो सकता है? मैं झिझक गया। ये निश्चित रूप से पूछने का गलत सवाल था। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ठीक है, मैंने फिर सोचा, मैं किस सबसे बुरे दौर से गुजर सकता हूँ? मुझे ये सवाल इतना पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने आज जिन संभावनाओं पर विचार किया था, उन पर विचार किया। एडवर्ड के परिवार से दूर रहना। बेशक, वो एलिस से यह उम्मीद नहीं करेगा कि वो इसका हिस्सा हो। लेकिन अगर जैस्पर सीमा से बाहर है, तो इससे मेरे पास उसके साथ बिताया जाने वाला समय कम हो जाएगा। मैंने खुद से कहा मैं इसके साथ रह सकता हूँ, या फिर दूर चले जाना। शायद वह स्कूल वर्ष के अंत तक इंतजार नहीं करना चाहेगा, शायद उसे अभी ही जाना होगा। मेरे सामने मेज पर चार्ली और रेनी से मिले मेरे उपहार वहीं पड़े थे जहां मैंने उन्हें छोड़ा था। कैमरा जिसे मैं कलेंस के घर पर इस्तेमाल नहीं कर पाया था, एल्बम के पास रखा हुआ था। मैंने अपनी माँ द्वारा दी गई स्क्रैपबुक के सुंदर कवर को छुआ और रेनी के बारे में सोचते हुए आह भरी। किसी तरह उसके बिना इतने लंबे समय तक रहने के कारण मेरे लिए और अधिक स्थायी अलगाव का विचार आसान नहीं था। और चार्ली यहाँ अकेला रह जाएगा, परित्यक्त। वे दोनों बहुत दुखी होंगे। लेकिन हम वापस आएंगे, है न? हम जरूर आएंगे, है न? मैं इसके उत्तर के बारे में निश्चित नहीं हो सका। मैंने अपने गाल को अपने घुटने पर टिकाया और अपने माता पिता के प्यार के भौतिक चिन्हों को निहारने लगा। मुझे पता था कि मैंने जो रास्ता चुना है, वो कठिन होने वाला है। और आखिरकार मैं सबसे खराब स्थिति के बारे में सोच रहा था, जो कि मेरे लिए सबसे खराब स्थिति थी। मैंने स्क्रैपबुक को फिर से छुआ, सामने के कवर को पलटा। पहली तस्वीर रखने के लिए छोटे धातु के कोने पहले से ही लगे हुए थे। यहाँ अपने जीवन का कुछ रिकॉर्ड बनाना कोई बुरा विचार नहीं था। मुझे शुरू करने की एक अजीब इच्छा महसूस हुई। शायद मेरे पास फोक्स में इतना समय नहीं बचा था। मैंने कैमरे पर लगे रिस्ट स्ट्रैप से खेलते हुए सोचा कि रोल पर पहली तस्वीर कैसी होगी। क्या यह मूल तस्वीर के करीब भी हो सकती है? मुझे संदेह था, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि यह खाली होगी। मैं कल रात उसकी बेफिक्र हंसी के बारे में सोचते हुए खुद से हंस पड़ा। हंसी खत्म हो गई। बहुत कुछ बदल गया था और अचानक इससे मुझे थोड़ा चक्कर आने लगा, जैसे मैं किनारे पर खड़ा था, कहीं बहुत ऊंची खाई पर। मैं अब उस बारे में और नहीं सोचना चाहता था। मैंने कैमरा उठाया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। मेरी माँ के यहाँ रहने के 17 सालों में मेरा कमरा वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं बदला था। दीवारें अभी भी हल्के नीले रंग की थीं, खिड़की के सामने वही पीले रंग के फीतेदार पर्दे लटके हुए थे। पालना नहीं, बल्कि एक बिस्तर था, लेकिन वह पहचान गई कि ऊपर अस्त-व्यस्त तरीके से लपेटी गई रजाई दादी की ओर से उपहार में दी गई थी। फिर भी मैंने अपने कमरे की एक तस्वीर खींची। आज रात मैं और कुछ नहीं कर सकता था। बाहर बहुत अंधेरा था और यह भावना और भी प्रबल होती जा रही थी। अब ये लगभग एक मजबूरी थी। मैं फोक्स के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा, इससे पहले कि मुझे वहां से निकलना पड़े। बदलाव आ रहा था, मैं इसे महसूस कर सकता था। यह कोई सुखद संभावना नहीं थी, खासकर तब जब जीवन जिस तरह से था, वह बिल्कुल सही था। मैंने सीढ़ियों से वापस आने में अपना समय लिया। कैमरा हाथ में था, पेट में हो रही तितलियों को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं एडवर्ड की आंखों में उस अजीब दूरी के बारे में सोच रहा था जिसे मैं नहीं देखना चाहता था। वो इससे उबर जाएगा। शायद उसे चिंता थी कि जब वो मुझे जाने के लिए कहेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं उसे बिना किसी दखल के इसे पूरा करने दूंगा, और जब वो कहेगा तो मैं तैयार रहूंगा। मैं
चुपके से कोने में झुक गया और कैमरा तैयार कर लिया। मुझे यकीन था कि एडवर्ड को अचानक पकड़ने का कोई मौका नहीं था, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। मुझे एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई, जैसे मेरे पेट में कुछ बर्फीली हरकत हो रही हो। मैंने उसे अनदेखा किया और तस्वीर ले ली। फिर उन दोनों ने मेरी तरफ देखा। चार्ली ने भौहें सिकोड़ी। एडवर्ड का चेहरा खाली, भावहीन था। तुम क्या कर रही हो, बेला? चार्ली ने शिकायत की। ओह, चलो। मैंने मुस्कुराने का नाटक किया और सोफे के सामने फर्श पर जाकर बैठ गया, जहां चार्ली लेटा हुआ था। तुम्हें पता है कि माँ जल्दी ही फोन करके पूछेगी कि क्या मैं अपने उपहारों का उपयोग कर रहा हूँ। मुझे काम पर जाना है, इससे पहले कि वह अपनी भावनाओं को ठेस पहुँचाए। लेकिन तुम मेरी तस्वीरें क्यों ले रहे हो? वह बड़बड़ाया। क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। और क्योंकि जब से तुमने कैमरा खरीदा है, तुम मेरे विषयों में से एक बनने के लिए बाध्य हो। वो कुछ अस्पष्ट बातें बुदबुदाने लगा। अरे एडवर्ड, मैंने सराहनीय उदासीनता के साथ कहा, मेरी और मेरे पिता की एक साथ तस्वीर ले लो। मैंने कैमरा उसकी ओर फेंका, ध्यान से उसकी आंखों से बचते हुए, और सोफे की बांह के पास घुटनों के बल बैठ गया जहां चार्ली का चेहरा था। चार्ली ने आह भरी। तुम्हें मुस्कुराने की जरूरत है, बेला, एडवर्ड ने धीरे से कहा। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और कैमरा चमक उठा। चार्ली ने सुझाव दिया, मुझे तुम बच्चों में से एक को ले जाने दो। मुझे पता था कि वह सिर्फ कैमरे का ध्यान खुद से हटाने की कोशिश कर रहा था। एडवर्ड खड़ा हुआ और हल्के से कैमरा उसकी ओर उछाल दिया। मैं एडवर्ड के पास जाकर खड़ी हो गई, और मुझे यह व्यवस्था औपचारिक और अजीब लगी। उसने अपना एक हाथ हल्के से मेरे कंधे पर रखा, और मैंने अपनी बांह को उसकी कमर के चारों ओर और मजबूती से लपेट लिया। मैं उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मैं डर रही थी। मुस्कुराओ, बेला, चार्ली ने मुझे फिर याद दिलाया। मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। फ्लैश ने मेरी आंखें चौंधिया दी। आज रात के लिए बहुत सारी तस्वीरें हैं, चार्ली ने कहा, कैमरे को सोफे के कुशन की दरार में ठूंसते हुए और उस पर लुढ़कते हुए। अब आपको पूरा रोल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एडवर्ड ने अपना हाथ मेरे कंधे से हटाया और मेरी बांह से बाहर निकल गया। वो कुर्सी पर सीधा बैठ गया। मैं झिझकी और फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैं अचानक इतनी डर गई कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उन्हें छिपाने के लिए अपने पेट में दबाया, अपनी थोड़ी को अपने घुटनों पर रखा और मेरे सामने टीवी स्क्रीन को घूरने लगी, कुछ भी नहीं देख पा रही थी। जब शो खत्म हुआ, मैं एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। अपनी आंख के कोने से मैंने एडवर्ड को खड़े देखा। मुझे घर जाना चाहिए, उन्होंने कहा। चार्ली ने विज्ञापन से नजरें नहीं हटाईं। फिर मिलेंगे। मैं असहजता से अपने पैरों पर खड़ी हुई। मैं इतनी स्थिर बैठने की वजह से अकड़ गई थी और एडवर्ड के पीछे पीछे सामने के दरवाजे से बाहर निकली। वह सीधे अपनी कार में चला गया। क्या तुम रुकोगे? मैंने पूछा, मेरी आवाज में कोई आशा नहीं थी। मुझे उसके उत्तर की उम्मीद थी, इसलिए मुझे उतना दुख नहीं हुआ। आज रात नहीं। मैंने कोई कारण नहीं पूछा। वह अपनी कार में बैठ गया और चला गया, जबकि मैं वहीं खड़ी रही, बिना हिले डुले। मुझे मुश्किल से पता चला कि बारिश हो रही थी। मैं इंतजार करती रही, बिना ये जाने कि मैं किसका इंतजार कर रही हूँ, जब तक कि मेरे पीछे दरवाज़ा नहीं खुल गया। बेला, तुम क्या कर रही हो? चार्ली ने मुझे वहां अकेले खड़े और भीगते हुए देखकर आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं। मैं मुड़ा और घर की ओर चल पड़ा। यह एक लंबी रात थी, जिसमें आराम करने का कोई अवसर नहीं था। जैसे ही मेरी खिड़की के बाहर हल्की रोशनी हुई, मैं उठ गया। मैंने स्कूल के लिए कपड़े पहने, बादलों के चमकने का इंतजार किया। जब मैंने एक कटोरी अनाज खाया, तो मैंने तय किया कि तस्वीरें लेने के लिए पर्याप्त रोशनी है। मैंने अपने ट्रक की एक तस्वीर ली और फिर घर के सामने की। मैंने मुड़कर चार्ली के घर के पास के जंगल की कुछ तस्वीरें खींची। अजीब बात है कि यह पहले की तरह भयावह नहीं लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये हरियाली, कालातीतता, जंगल का रहस्य याद आएगा। ये सब मैंने जाने से पहले कैमरा अपने स्कूल बैग में रख लिया। मैंने अपने नए प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की कोशिश की,
बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि एडवर्ड रात भर में कुछ बातों से उबर नहीं पाया था। डर के साथ साथ मुझे अधीरता भी महसूस होने लगी थी। ये कब तक चलेगा? ये सुबह तक चलता रहा। वह चुपचाप मेरे बगल में चलता रहा, ऐसा लग रहा था मानो उसने मेरी तरफ कभी नहीं देखा। मैंने अपनी कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी भी मेरा ध्यान नहीं खींच पाए। बटी को लेडी कैपुलेट के बारे में अपना सवाल 2 बार दोहराना पड़ा, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे बात कर रहा था। एडवर्ड ने अपनी सांसों में सही उत्तर फुसफुसाया और फिर मुझे अनदेखा करने लगा। दोपहर के भोजन के समय भी सन्नाटा जारी रहा। मुझे लगा कि मैं किसी भी क्षण चीखना शुरू कर दूंगा, इसलिए खुद को विचलित करने के लिए मैं टेबल की अदृश्य रेखा के पार झुक गया और जेसिका से बात की। अरे जेस, क्या हो रहा है? बेला, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मैंने अपना बैग निकालते हुए पूछा। मेरी माँ चाहती हैं कि मैं स्क्रैपबुक के लिए अपने दोस्तों की कुछ तस्वीरें लूं। तो सभी की कुछ तस्वीरें ले लो, ठीक है? मैंने उसे कैमरा सौंप दिया। जरूर, उसने मुस्कुराते हुए कहा और माइक का मुंह भरे हुए एक स्पष्ट शॉट लेने के लिए मुड़ी। एक पूर्वानुमानित चित्र युद्ध शुरू हुआ। मैंने उन्हें मेज के चारों ओर कैमरा हाथ में लिए, खिलखिलाते हुए, फ्लर्ट करते हुए और फिल्म में होने की शिकायत करते हुए देखा। यह अजीब तरह से बचकाना लग रहा था। शायद मैं आज सामान्य मानवीय व्यवहार के मूड में नहीं था। ओह, जेसिका ने माफी मांगते हुए कैमरा लौटाते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमने आपकी सारी फिल्म इस्तेमाल कर ली है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए था उसकी तस्वीरें मेरे पास पहले से ही हैं। स्कूल के बाद एडवर्ड चुपचाप मुझे पार्किंग स्थल तक ले गया। मुझे फिर से काम करना था और एक बार के लिए मैं खुश था। मेरे साथ समय बिताना स्पष्ट रूप से चीजों में मदद नहीं कर रहा था। शायद अकेले समय बिताना बेहतर होगा। मैंने न्यूटन के रास्ते में अपनी फिल्म थ्रिफ्टवे पर छोड़ दी और फिर काम के बाद विकसित तस्वीरें लीं। घर पर मैंने चाली को एक संक्षिप्त नमस्ते कहा, रसोई से एक ग्रेनोला बार लिया और तस्वीरों के लिफाफे को अपनी बांह के नीचे दबाए हुए अपने कमरे में भाग गया। मैं अपने बिस्तर के बीच में बैठ गया और उत्सुकता से लिफाफा खोला। हास्यास्पद रूप से मुझे अभी भी आधी उम्मीद थी कि पहली छपाई खाली होगी। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो मैं जोर से चिल्लाया। एडवर्ड उतना ही सुंदर लग रहा था जितना वह असल जिंदगी में था। वह मुझे तस्वीर से बाहर उन गर्म आंखों से देख रहा था जिन्हें मैं पिछले कुछ दिनों से मिस कर रहा था। ये लगभग अकल्पनीय था कि कोई इतना वर्णन से परे दिख सकता है। कोई भी 1000 शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस चित्र की बराबरी करें। वन ने ढेर के बाकी हिस्सों को एक बार जल्दी से पलटा और फिर उनमें से 3 को बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में रख दिया। पहली तस्वीर एडवर्ड की रसोई में थी, उसकी गर्म आंखें सहनशील मनोरंजन से भरी हुई थीं। दूसरी तस्वीर एडवर्ड और चाली की थी, जो ESPN देख रहे थे। एडवर्ड के हाव भाव में बहुत अंतर था। यहाँ उसकी आंखें सावधान, संयमित थीं। फिर भी वह बहुत सुंदर था, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था, एक मूर्ति की तरह, कम जीवंत। आखिरी तस्वीर में एडवर्ड और मैं एक दूसरे के बगल में खड़े थे। एडवर्ड का चेहरा पिछली तस्वीर जैसा ही था, ठंडा और मूर्ति जैसा। लेकिन यह इस तस्वीर का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा नहीं था। हम दोनों के बीच का अंतर दर्दनाक था। वह एक देवता की तरह दिख रहा था। मैं एक इंसान के लिए भी बहुत औसत दिख रहा था, लगभग शर्मनाक रूप से सादा। मैंने घृणा की भावना के साथ तस्वीर को पलट दिया। अपना होमवर्क करने के बजाय मैं अपनी तस्वीरों को एल्बम में डालने के लिए देर तक जागता रहा। मैंने बॉल पॉइंट पेन से सभी तस्वीरों के नीचे कैप्शन लिखे, नाम और तारीखें। मुझे एडवर्ड और मेरी तस्वीर मिली और उसे ज्यादा देर तक देखे बिना मैंने उसे आधा मोड़कर मेटल टैब के नीचे चिपका दिया, एडवर्ड वाला हिस्सा ऊपर करके। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने प्रिंटों के दूसरे सेट को एक नए लिफाफे में भरा और रेनी को एक लंबा धन्यवाद पत्र लिखा। एडवर्ड अभी भी नहीं आया था। मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वही कारण था कि मैं इतनी देर तक जागता रहा। लेकिन बेशक वह था।
मैंने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार वह कब इस तरह से दूर रहा था, बिना किसी बहाने, फ़ोन कॉल के। उसने कभी ऐसा नहीं किया। फिर मुझे अच्छी नींद नहीं आई। स्कूल में पिछले 2 दिनों की तरह ही खामोशी, निराशा और डर का माहौल था। जब मैंने एडवर्ड को पार्किंग में मेरा इंतजार करते देखा तो मुझे राहत महसूस हुई, लेकिन ये राहत जल्दी ही फीकी पड़ गई। वो भी कुछ अलग नहीं था, सिवाय शायद उससे कहीं ज्यादा दूर। इस सारी गड़बड़ी का कारण याद रखना भी मुश्किल था। मेरा जन्मदिन पहले से ही दूर अतीत की तरह लग रहा था। काश एलिस वापस आ जाती, जल्दी, इससे पहले कि यह और भी हाथ से निकल जाए। लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने तय किया कि अगर मैं आज उससे बात नहीं कर पाया, सच में बात नहीं कर पाया, तो मैं कल कार्लिसले से मिलने जा रहा हूँ। मुझे कुछ करना था। स्कूल के बाद एडवर्ड और मैं इस बारे में बात करेंगे, मैंने खुद से वादा किया। मैं कोई बहाना नहीं मानूंगी। वो मुझे मेरे ट्रक तक ले गया और मैंने अपनी मांगें रखने के लिए खुद को तैयार किया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है यदि मैं आज यहाँ आऊँ? ट्रक तक पहुँचने से पहले उसने मुझसे पूछा और मुझसे पहले ही वहाँ पहुँच गया। मुक्का, बिल्कुल नहीं। अब उसने मेरे लिए दरवाजा खोलते हुए फिर पूछा। जरूर, मैंने अपनी आवाज को संतुलित रखा, हालांकि मुझे उसके लहजे में तेजी पसंद नहीं आई। मैं रास्ते में मेलबॉक्स में रेनी के लिए एक पत्र डालने जा रहा था। मैं वहां तुमसे मिलूंगा। उसने यात्री सीट पर रखे मोटे लिफाफे को देखा। अचानक उसने मेरे पास आकर उसे छीन लिया। मैं ये करूंगा, उसने धीरे से कहा, और मैं तुम्हें वहां भी हरा दूंगा। उसने मेरी पसंदीदा टेढ़ी मुस्कान दी, लेकिन ये गलत थी। यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। ठीक है, मैंने सहमति जताते हुए कहा, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं सका। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपनी कार की ओर चल दिया। वो मुझसे पहले ही घर पहुंच गया। जब मैं घर के सामने रुका तो वह चाली की जगह पर खड़ा था। यह एक बुरा संकेत था। फिर भी उसने रुकने की योजना नहीं बनाई। मैंने अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली, कुछ हिम्मत जुटाने की कोशिश की। जब मैं ट्रक से उतरा तो वह अपनी कार से उतरा और मुझसे मिलने आया। उसने मेरी किताबों का बैग मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ये सामान्य बात थी, लेकिन उसने उसे वापस सीट पर रख दिया। ये सामान्य बात नहीं थी। मेरे साथ टहलने आओ, उन्होंने भावशून्य स्वर में मेरा हाथ पकड़ते हुए सुझाव दिया। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं विरोध करने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था, लेकिन मुझे तुरंत पता चल गया कि मैं विरोध करना चाहता हूँ। मुझे ये पसंद नहीं आया। ये बुरा है, ये बहुत बुरा है, मेरे दिमाग में आवाज़ बार बार दोहराई गई। लेकिन उसने जवाब का इंतज़ार नहीं किया। उसने मुझे यार्ड के पूर्वी हिस्से की ओर खींच लिया, जहाँ जंगल ने अतिक्रमण कर लिया था। मैं अनिच्छा से उसके पीछे चला गया, घबराहट के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। यही तो मैं चाहता था, मैंने खुद को याद दिलाया। इस बारे में बात करने का मौका। तो घबराहट मुझे क्यों परेशान कर रही थी? हम पेड़ों के बीच कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि वह रुक गया। हम मुश्किल से पगडंडी पर पहुंचे थे, मैं अभी भी घर देख सकता था। कुछ चलते हैं। एडवर्ड एक पेड़ के सहारे झुक गया और मेरी ओर देखने लगा, उसका हाव भाव अस्पष्ट था। ठीक है, चलो बात करते हैं, मैंने कहा। ये सुनने में जितना साहसी लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। बेला, हम जा रहे हैं। मैंने भी गहरी सांस ली। यह एक स्वीकार्य विकल्प था। मुझे लगा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूछना पड़ा, अब क्यों? 1 और साल। बेला, अब समय आ गया है। आखिर हम कितने समय तक फोक्स में रह सकते हैं? कार्लिसले मुश्किल से 30 की उम्र पार कर पाता है, और अब वह 33 का दावा कर रहा है। हमें जल्द ही फिर से शुरुआत करनी होगी। उसके जवाब ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे लगा कि उसके जाने का मतलब उसके परिवार को शांति से जीने देना था। अगर वे जा रहे थे तो हमें क्यों जाना पड़ा? मैंने उसे घूर कर देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसका क्या मतलब था। वह ठंडी निगाहों से घूरने लगा। मुझे मतली आने लगी और मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत समझा था। जब आप कहते हैं कि मैंने
फुसफुसाया, मेरा मतलब है मेरा परिवार और मैं स्वयं। प्रत्येक शब्द अलग और विशिष्ट है। मैंने अपना सिर यंत्रवत आगे पीछे हिलाया, उसे साफ करने की कोशिश की। वह बिना किसी अधीरता के इंतजार करता रहा। मुझे बोलने में कुछ मिनट लग गए। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम नहीं जा सकती, बेला। हम जहाँ जा रहे हैं वह तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। तुम जहाँ हो वही मेरे लिए सही जगह है। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, बेला। बेतुका मत बनो। मैं गुस्सा दिखाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं भीख मांग रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा हो। मेरी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। जेस्पर के साथ जो हुआ वह कुछ भी नहीं था, एडवर्ड, कुछ भी नहीं। आप सही कह रहे हैं, उन्होंने सहमति जताते हुए कहा। ये बिल्कुल वैसा ही था जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तुमने वादा किया था, फीनिक्स में, तुमने वादा किया था कि तुम यहीं रहोगे जब तक यह आपके लिए सबसे अच्छा था। उन्होंने मुझे सही करने के लिए बीच में टोका। नहीं, यह मेरी आत्मा के बारे में है न? मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। शब्द मेरे मुंह से फूट पड़े, किसी तरह यह अभी भी एक दलील की तरह लग रहा था। कार्लिसले ने मुझे इसके बारे में बताया और मुझे परवाह नहीं है, एडवर्ड। मैं परवाह मत करो, तुम मेरी आत्मा ले सकते हो। मैं इसे तुम्हारे बिना नहीं चाहता, ये पहले से ही तुम्हारा है। उसने गहरी सांस ली और कुछ देर तक जमीन पर बिना देखे देखता रहा। उसका मुंह थोड़ा मुड़ गया। जब उसने आखिरकार ऊपर देखा तो उसकी आंखें अलग थीं, सख्त जैसे तरल सोना जम गया हो। बेला, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ आओ। उसने धीरे धीरे और सटीक ढंग से ये शब्द कहे। उसकी ठंडी आंखें मेरे चेहरे पर थीं और मैं समझ रही थी कि वह वास्तव में क्या कह रहा था। एक क्षण के लिए विराम लेते हुए मैंने अपने मन में कुछ शब्दों को दोहराया और उनके वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश की। तुम मुझे नहीं चाहते। मैंने शब्दों को बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके उच्चारण से मैं भ्रमित हो गया और उसी क्रम में रखा गया। नहीं, मैं बिना कुछ समझे उसकी आंखों में देखता रहा। उसने भी बिना माफी मांगे मुझे देखा। उसकी आंखें पुखराज की तरह साफ और बहुत गहरी थीं। मुझे लगा कि मैं उनमें मीलों मील तक देख सकता हूँ, फिर भी उनकी अथाह गहराई में कहीं भी मुझे उसके द्वारा कहे गए शब्दों का कोई विरोधाभास नजर नहीं आया। खैर, इससे चीजें बदल जाती हैं। मैं इस बात से हैरान था कि मेरी आवाज़ कितनी शांत और तर्कसंगत लग रही थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं बहुत सुन्न था। मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझसे क्या कह रहा था, फिर भी यह कोई मतलब नहीं समझ पाया। उसने पेड़ों की ओर देखा और फिर से बोला, बेशक, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, एक तरह से। लेकिन उस रात जो हुआ, उससे मुझे एहसास हुआ कि अब बदलाव का समय आ गया है। क्योंकि मैं कुछ ऐसा होने का दिखावा करते करते थक गया हूँ जो मैं नहीं हूँ, बेला। मैं इंसान नहीं हूँ। उसने पीछे देखा और उसके चेहरे की बर्फीली सतहें इंसान नहीं थीं। मैंने इसे बहुत लंबे समय तक चलने दिया और मुझे इसके लिए खेद है। मत करो। मेरी आवाज़ अब सिर्फ फुसफुसाहट थी। जागरूकता मेरे अंदर से रिसने लगी थी, मेरी नसों में तेजाब की तरह रिसने लगी थी। ऐसा मत करो। वो बस मुझे देखता रहा और मैं उसकी आंखों से देख सकता था कि मेरे शब्द बहुत देर से आए थे। वह पहले ही बोल चुका था, तुम मेरे लिए अच्छी नहीं हो, बेला। उसने अपने पहले के शब्दों को पलट दिया और इसलिए मेरे पास कोई तर्क नहीं था। मैं कितनी अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं थी। मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, उसके चेहरे से सारी भावनाएं साफ हो गई थीं। मैंने फिर कोशिश की, अगर यही आप चाहते हैं। उसने एक बार सिर हिलाया। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। गर्दन के नीचे मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, यदि वह ज्यादा न हो। मुझे आश्चर्य है कि उसने मेरे चेहरे पर क्या देखा, क्योंकि प्रतिक्रिया में उसके चेहरे पर कुछ चमक गया। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पहचान पाता, उसने अपने चेहरे को उसी शांत मुखौटे में ढाल लिया। कुछ भी। मैंने कसम खाई, मेरी
आवाज थोड़ी मजबूत हो गई। जैसे ही मैंने देखा, उसकी जमी हुई आंखें पिघल गईं। सोना फिर से तरल हो गया, पिघल गया और इतनी तीव्रता से जलकर खदान में गिर गया कि वह भारी हो गया। कोई भी लापरवाही या बेवकूफ़ी भरा काम मत करो, उसने आदेश दिया। अब वह उदासीन नहीं था। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने असहाय भाव से सिर हिलाया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं, दूरी फिर से लौट आई। मैं चाली के बारे में सोच रहा हूँ, बेशक। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखना उसके लिए। मैंने फिर सिर हिलाया और फुसफुसाया, मैं करूँगा। वह थोड़ा आराम करने लगा। और बदले में मैं तुमसे एक वादा करूँगा, उसने कहा। मैं वादा करता हूँ कि यह आखिरी बार होगा जब तुम मुझे देखोगे। मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें फिर से ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। तुम मेरे किसी भी हस्तक्षेप के बिना अपने जीवन को जी सकते हो। यह ऐसा होगा जैसे मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं था। मेरे घुटने कांपने लगे होंगे क्योंकि पैर अचानक हिलने लगे थे। मैं अपने कानों के पीछे सामान्य से ज्यादा तेज खून की धड़कन सुन सकता था। उसकी आवाज दूर से आ रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम इंसान हो, तुम्हारी याददाश्त एक छलनी से ज्यादा कुछ नहीं है। समय तुम्हारे जैसे लोगों के सारे घाव भर देता है। और तुम्हारी यादें? मैंने पूछा। ऐसा लगा जैसे मेरे गले में कुछ अटक गया है, जैसे मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, वो कुछ सेकंड के लिए झिझका, मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन मेरे जैसे लोग, हम बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। वह मुस्कुराया, मुस्कान शांत थी और उसने उसकी आंखों को नहीं छुआ। वह मुझसे एक कदम दूर हट गया। बस, यही सब है, मुझे लगता है। हम तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेंगे। बहुवचन ने मेरा ध्यान खींचा। इससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे लगा कि मैं कुछ भी नोटिस करने से परे हूँ। एलिस वापस नहीं आ रही है, मुझे एहसास हुआ। मुझे नहीं पता कि उसने कैसे सुना कि मेरे शब्द कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह समझ गया था। वह धीरे से अपना सिर हिलाता रहा, हमेशा मेरे चेहरे को देखता रहा। नहीं, वे सब चले गए हैं। मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए रुका था। एलिस चली गई। अविश्वास से मेरी आवाज़ खाली हो गई। वो अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि पूरी तरह से अलग हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे चक्कर आ रहा था, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था। उसके शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे, और मैंने फीनिक्स के अस्पताल में डॉक्टर की बात सुनी, पिछले वसंत में, जब उसने मुझे एक्स-रे दिखाया। आप देख सकते हैं कि यह एक साफ सुथरा फ्रैक्चर है। उसकी उंगली मेरी कटी हुई हड्डी की तस्वीर के साथ चल रही है। यह अच्छा है। ये और आसानी से और जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने सामान्य रूप से सांस लेने की कोशिश की। मुझे इस दुर्स्वप्न से बाहर निकलने के लिए ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। अलविदा, बेला, उसने उसी शांत, शांतिपूर्ण आवाज में कहा। रुको, मैंने घुटते हुए शब्द कहे, उसकी ओर बढ़ते हुए, अपने थके हुए पैरों को आगे ले जाने की कोशिश की। मुझे लगा कि वह भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके ठंडे हाथों ने मेरी कलाइयों को जकड़ लिया और उन्हें मेरे बगलों में दबा दिया। वह नीचे झुका और अपने होंठों को बहुत हल्के से मेरे माथे पर कुछ पल के लिए दबाया। मेरी आंखें बंद हो गईं। अपना ख्याल रखना, उसने मेरी त्वचा पर ठंडी सांस लेते हुए कहा। हल्की, अप्राकृतिक हवा चल रही थी। मेरी आंखें खुल गईं। एक छोटे से मेपल के पेड़ की पत्तियां उसके गुजरने की हल्की हवा से कांप उठीं। वह जा चुका था, कांपते पैरों के साथ, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि मेरी हरकत बेकार थी। मैं उसके पीछे जंगल में चला गया। उसके रास्ते के सबूत तुरंत गायब हो गए थे। कोई पैरों के निशान नहीं थे। पत्तियां फिर से स्थिर थीं, लेकिन मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मुझे चलते रहना था। अगर मैंने उसे ढूंढना बंद कर दिया, तो सब खत्म हो गया। प्यार, जीवन, अर्थ, खत्म। मैं चलता रहा। घने जंगल से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समय का कोई मतलब नहीं था। घंटों बीत रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड भी नहीं। शायद ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है, क्योंकि जंगल एक जैसा ही दिख रहा था, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न चला जाऊं।
मुझे चिंता होने लगी कि मैं एक चक्र में यात्रा कर रहा हूँ, वह भी बहुत छोटा चक्र, लेकिन मैं चलता रहा। मैं अक्सर लड़खड़ाता था और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मैं अक्सर गिरता भी था। अंत में मैं किसी चीज से टकराया, अब ये काला हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पैर में क्या फंस गया था और मैं नीचे ही रहा। मैं अपनी तरफ लुढ़क गया ताकि मैं सांस ले सकूं और गीले ब्रैकेन पर लेट गया। वहां लेटे लेटे मुझे ऐसा लग रहा था कि समय मेरी समझ से ज्यादा बीत रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा था कि रात होने में कितना समय बीत चुका है। क्या यहाँ हमेशा रात में इतना अंधेरा रहता था? निश्चित रूप से। आमतौर पर चांद की थोड़ी सी रोशनी बादलों के बीच से, पेड़ों की छत्रछाया से होकर नीचे आती थी और जमीन पर गिरती थी। आज रात नहीं। आज रात आसमान बिल्कुल काला था। शायद आज रात चांद नहीं था, चंद्र ग्रहण, अमावस्या। नया चांद था। मैं कांप उठा, हालांकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी। काफी देर तक अंधेरा छाया रहा, उसके बाद मैंने उन्हें पुकारते सुना। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। यह आवाज धीमी थी, मेरे चारों ओर गीली घास की वजह से दबी हुई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरा नाम था। मैं आवाज को पहचान नहीं पाया। मैंने जवाब देने के बारे में सोचा, लेकिन मैं चकित था और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मुझे बहुत समय लगा कि मुझे जवाब देना चाहिए। तब तक पुकारना बंद हो चुका था। कुछ देर बाद बारिश ने मुझे जगा दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं सच में सो गया था। मैं बस एक अचेतन स्तब्धता में खोया हुआ था, अपनी पूरी ताकत से उस सुन्नता को पकड़े हुए जो मुझे यह महसूस करने से रोक रही थी कि मैं क्या जानना नहीं चाहता था। बारिश ने मुझे थोड़ा परेशान किया। ठंड थी। मैंने अपने पैरों से हाथ हटाकर अपना चेहरा ढक लिया। तभी मुझे फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज दूर थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि कई आवाजें एक साथ आवाज दे रही हैं। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की। मुझे याद आया कि मुझे जवाब देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वे मुझे सुन पाएंगे। क्या मैं जोर से चिल्ला पाऊंगा? अचानक एक और आवाज आई जो चौंका देने वाली थी। एक तरह की सूंघने की आवाज, एक जानवर की आवाज। ये बहुत बड़ी लग रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मुझे डर लगना चाहिए। मैं सिर्फ सुनना नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सूंघने की आवाज चली गई। बारिश जारी रही और मुझे लगा कि पानी मेरे गालों पर जम रहा है। मैं अपना सिर घुमाने की ताकत जुटा रहा था, तभी मुझे रोशनी दिखाई दी। पहले तो ये दूर की झाड़ियों से परावर्तित होने वाली एक मंद चमक थी। ये धीरे धीरे चमकती हुई एक बड़े स्थान को रोशन कर रही थी, न कि टॉर्च की केंद्रित किरण से। प्रकाश सबसे नजदीकी झाड़ियों से होकर गुजर रहा था और मैं देख सकता था कि यह एक प्रोपेन लालटेन था, लेकिन मैं बस इतना ही देख सकता था कि चमक ने मुझे एक पल के लिए अंधा कर दिया। बेला। आवाज गहरी और अपरिचित थी, लेकिन पहचान से भरी हुई थी। वो खोजने के लिए मेरा नाम नहीं पुकार रहा था, वह ये स्वीकार कर रहा था कि मैं मिल गया हूँ। मैंने ऊपर देखा, असंभव रूप से ऊपर। ऐसा लग रहा था कि वो काला चेहरा अब मेरे ऊपर दिखाई दे रहा था। मुझे थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि अजनबी शायद सिर्फ इसलिए इतना लंबा लग रहा था क्योंकि मेरा सिर अभी भी जमीन पर था। क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे पता था कि इन शब्दों का कुछ मतलब है, लेकिन मैं हैरान होकर बस उन्हें देख सकता था। इस समय इनका मतलब क्या हो सकता है? बेला, मेरा नाम सैमुले है। उसके नाम में कुछ भी परिचित सा नहीं था। चार्ली ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। चार्ली। ये बात मेरे दिल को छू गई और मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की। चार्ली मायने रखता था, अगर कुछ और मायने नहीं रखता था। लंबे आदमी ने हाथ बढ़ाया। मैं उसे देखता रहा, समझ नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसकी काली आंखों ने एक पल के लिए मेरा मूल्यांकन किया और फिर उसने कंधे उचका दिए। एक त्वरित और कोमल धारणा में उसने मुझे जमीन से उठाया और अपनी बाहों में ले लिया। मैं वहीं लटकी रही, लंगड़ाती रही, जबकि वह गीले जंगल में तेजी से भाग रहा था। मेरे अंदर का एक हिस्सा जानता था कि किसी अजनबी के द्वारा ले जाए जाने से मुझे परेशान होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर परेशान होने के लिए कुछ भी नहीं बचा था।
ऐसा नहीं लगा कि बहुत समय बीत गया है, इससे पहले कि रोशनी हो और कई पुरुषों की आवाजें गूंज उठें। सैम ओली ने शोरगुल के पास पहुंचते ही अपनी गति धीमी कर ली। मैंने उसे पकड़ लिया है, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। बड़बड़ाहट बंद हो गई और फिर और अधिक तीव्रता के साथ फिर से शुरू हो गई। मेरे ऊपर चेहरों का एक भ्रमित करने वाला भंवर घूम गया। इस अराजकता में सैम की आवाज ही एकमात्र ऐसी थी जो समझ में आ रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मेरा कान उसके सीने से सटा हुआ था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई चोट लगी है, उसने किसी से कहा। वो बस यही कहती रहती है कि वह चला गया है। क्या मैं ये बात जोर से कह रहा था? मैंने अपने होंठ काट लिए। बेला, प्रिय, क्या तुम ठीक हो? यह एक ऐसी आवाज थी जिसे मैं कहीं भी पहचान सकता था, चाहे वह विकृति क्यों न हो, जैसा कि अब थी, चिंता के साथ। चाली, मेरी आवाज अजीब और छोटी लग रही थी। मैं यही हूँ, बेबी। मेरे नीचे एक हलचल हुई, उसके बाद मेरे पिता की शेरिफ जैकेट की चमड़े जैसी गंध आई। चाली मेरे वजन के नीचे लड़खड़ा गया। शायद मुझे उसे पकड़कर रखना चाहिए, सैम ओली ने सुझाव दिया। मैंने उसे पा लिया है, चाली ने थोड़ा सांस फूलते हुए कहा। वह धीरे धीरे चल रहा था, संघर्ष कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं उससे कह सकूं कि मुझे नीचे उतार दे और चलने दे, लेकिन मैं अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। हर जगह रोशनी थी, जो उसके साथ चल रही भीड़ द्वारा थामी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परेड हो या कोई शवयात्रा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब हम लगभग घर पहुंच चुके हैं, प्रिय, चाली बीच बीच में बुदबुदाता रहा। मैंने फिर से अपनी आंखें खोली जब मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। हम अपने घर के बरामदे पर थे और सैम नाम का लंबा काला आदमी चाली के लिए दरवाज़ा पकड़े हुए था। एक हाथ हमारी तरफ बढ़ा हुआ था, जैसे कि वह चाली के हाथ काम करना बंद करने पर मुझे पकड़ने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन चाली किसी तरह मुझे दरवाजे से होते हुए लिविंग रूम के सोफे तक ले गया। पिताजी, मैं पूरी तरह भीग गई हूँ, मैंने कमज़ोर स्वर में आपत्ति जताई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज़ कर्कश थी और फिर वह किसी और से बात कर रहा था। कंबल सीढ़ियों के ऊपर वाली अलमारी में है। बेला, एक नई आवाज़ ने पूछा। मैंने अपने ऊपर झुके हुए भूरे बालों वाले आदमी को देखा और कुछ सेकंड के बाद मुझे पहचान में आ गया। डॉक्टर गेरेंडी, मैंने बुदबुदाया। ठीक है, प्रिया, उसने कहा। क्या तुम्हें चोट लगी है, बेला? मुझे इस पर सोचने में 1 मिनट लगा। जंगल में सैम ओली के इसी तरह के सवाल की याद ने मुझे उलझन में डाल दिया। केवल सैम ने कुछ और पूछा था, क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने कहा था। किसी तरह अंतर महत्वपूर्ण लग रहा था। डॉक्टर गेरेंडी इंतजार कर रहे थे। उनकी एक भूरी भौं ऊपर उठ गई और माथे पर झुर्रियां गहरी हो गईं। मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैंने झूठ बोला। उसने जो पूछा था, उसके लिए ये शब्द काफी हद तक सच थे। उसके गर्म हाथ ने मेरे माथे को छुआ और उसकी उंगलियां मेरी कलाई के अंदर दब गईं। मैंने उसके होठों को देखा, जब वह अपने आप गिनती कर रहा था, उसकी आंखें घड़ी पर टिकी थीं। तुम्हें क्या हुआ? उसने सहजता से पूछा। मैं उसके हाथ के नीचे जम गई, मेरे गले के पिछले हिस्से में घबराहट महसूस हो रही थी। क्या तुम जंगल में खो गए थे? उसने पूछा। मुझे पता था कि कई अन्य लोग सुन रहे थे। लापुश, क्विल्यूट इंडियन रिजर्वेशन से 3 लंबे काले चेहरे वाले आदमी, मैंने अनुमान लगाया उनमें से सैम ओली भी एक था, एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे और मुझे घूर रहे थे। न्यूटन, माइक और वेबर, एंजेला के पिता के साथ वहां थे। वे सभी अजनबियों की तुलना में अधिक चुपके से मुझे देख रहे थे। रसोई से और सामने के दरवाजे के बाहर से अन्य गहरी आवाजें गूंज रही थीं। आधा शहर शायद मुझे ढूंढ रहा होगा। चाली सबसे करीब था। वह मेरा जवाब सुनने के लिए झुका। हाँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं खो गया था। डॉक्टर ने विचारमग्न होकर सिर हिलाया, उसकी उंगलियां मेरे जबड़े के नीचे की ग्रंथियों को धीरे से टटोल रही थीं। चाली का चेहरा सख्त हो गया। क्या आप थका हुआ महसूस करते हैं? डॉक्टर गेरेंडी ने पूछा। मैंने सिर हिलाया और आज्ञाकारी भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं।
मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ परेशानी है, मैंने डॉक्टर को कुछ देर बाद चाली से बुदबुदाते हुए सुना। बस थकान है, उसे सोने दो और मैं कल आकर उसे देखूंगा, उसने कुछ देर रुककर कहा। उसने शायद अपनी घड़ी देखी होगी, क्योंकि उसने कहा, अच्छा, आज बाद में। जब वे दोनों अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सोफे से उठे तो चरमराहट की आवाज आई। क्या ये सच है? चाली ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाजें अब दूर तक पहुंच चुकी थीं। मैंने सुनने की कोशिश की। क्या वे चले गए? डॉक्टर गेरेंडी ने जवाब दिया। डॉक्टर कुलीन ने हमसे कुछ न कहने को कहा था। ये प्रस्ताव बहुत अचानक आया था, उन्हें तुरंत ही निर्णय लेना था। कार्लिसले को छोड़कर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं बनाना था। थोड़ी सी चेतावनी अच्छी होती, चाली ने बड़बड़ाते हुए कहा। डॉक्टर गेरेंडी ने जब जवाब दिया तो वे असहज लग रहे थे। हाँ, इस स्थिति में कुछ चेतावनी की आवश्यकता हो सकती थी। मैं अब और सुनना नहीं चाहता था। मैंने उस रजाई के किनारे को टटोला जो किसी ने मेरे ऊपर बिछा दी थी और उसे अपने कान पर खींच लिया। मैं सतर्कता में डूबा रहा और फिर बाहर निकल गया। मैंने चाली को एक एक करके स्वयंसेवकों को धन्यवाद देते हुए फुसफुसाते हुए सुना। वे चले गए। मैंने अपने माथे पर उसकी उंगलियां महसूस की और फिर दूसरे कंबल का भार। फोन कई बार बजा और वो मुझे जगाने से पहले उसे पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ा। उसने फोन करने वालों को धीमी आवाज में आश्वासन दिया। हाँ, हमने उसे ढूंढ लिया है। वह ठीक है। वह खो गई थी, अब वह ठीक है, उसने बार बार कहा। जब वह रात के लिए आराम कुर्सी पर लेट गया तो मैंने कुर्सी के स्प्रिंगों की कराहने की आवाज सुनी। कुछ मिनट बाद फोन फिर बज उठा। चाली कराहते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था और फिर वह लड़खड़ाता हुआ रसोई घर की ओर भागा। मैंने अपना सिर कंबल के नीचे और गहराई में कर लिया, क्योंकि मैं फिर से वही बातचीत नहीं सुनना चाहता था। हाँ, चाली ने कहा और जम्हाई ली। उसकी आवाज बदल गई। जब वह फिर से बोला तो वह ज्यादा सतर्क थी। कहाँ? एक विराम था। तुम्हें यकीन है कि यह आरक्षण के बाहर है? एक और छोटा विराम। लेकिन वहाँ क्या जल रहा हो सकता है? वह चिंतित और हैरान लग रहा था। देखो, मैं वहाँ फोन करके इसकी जांच करूँगा। जब उन्होंने नंबर बताया तो मैंने और अधिक दिलचस्पी से सुनना शुरू कर दिया। अरे बिली, मैं चाली हूँ, माफ करना मैं इतनी जल्दी फोन कर रहा हूँ। नहीं, वह ठीक है। वह सो रही है। धन्यवाद, लेकिन मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया। मुझे अभी अभी श्रीमती स्टेनली का फ़ोन आया है और वह कहती हैं कि अपनी दूसरी मंजिल की खिड़की से वह समुद्र की चट्टानों पर आग देख सकती हैं, लेकिन मैं वास्तव में नहीं देख पाया। ओह! अचानक उनकी आवाज़ में चिड़चिड़ाहट या गुस्सा आ गया। और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओह! सच में, उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। ठीक है, मुझसे माफ़ी मत मांगना। हाँ, हाँ, बस ये सुनिश्चित करना कि आग की लपटें न फैलें। मुझे पता है, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस मौसम में उन्हें जलाया ही नहीं। चाली ने हिचकिचाते हुए कहा, सैम और दूसरे लड़कों को भेजने के लिए धन्यवाद। तुम सही थे कि वे जंगल को हमसे बेहतर जानते हैं। सैम ने ही उसे पाया था, इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, उसने सहमति जताते हुए, अभी भी नाराज़गी जताते हुए, फ़ोन काटने से पहले कहा। चाली ने कुछ अस्पष्ट बातें बुदबुदाते हुए लिविंग रूम की ओर वापस लौटना शुरू कर दिया। क्या हुआ? मैंने पूछा। वह जल्दी से मेरी तरफ आया। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें जगा दिया, प्रिय। क्या कुछ जल रहा है? ये कुछ भी नहीं है, उसने मुझे आश्वस्त किया। बस चट्टानों पर कुछ अलाव जल रहे हैं। अलाव? मैंने पूछा। मेरी आवाज में कोई जिज्ञासा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ। चाली ने भौहें सिकोड़ी। आरक्षण के कुछ बच्चे उपद्रवी हैं, उसने बताया। क्यों? मैंने उदास होकर पूछा। मैं बता सकता था कि वह जवाब नहीं देना चाहता था। उसने अपने घुटनों के नीचे फर्श की ओर देखा। वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं। उसका स्वर कड़वा था। मैं सिर्फ एक ही खबर के बारे में सोच पा रहा था, चाहे मैं उसे न भी सोचूं। और फिर सारे टुकड़े एक साथ जुड़ गए। क्योंकि कुलीन चले गए,
मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उन्हें ला पुश में कुलेन पसंद नहीं है, मैं इस बारे में भूल गया था। क्विल्यूट्स के पास ठंडे लोगों के बारे में अंधविश्वास थे, खून पीने वाले जो उनके कबीले के दुश्मन थे, ठीक वैसे ही जैसे उनके पास महान बाढ़ और भेड़िया पुरुष पूर्वजों के बारे में किंवदंतियां थीं। उनमें से ज्यादातर के लिए ये सिर्फ कहानियां, लोककथाएं थीं। फिर कुछ ऐसे भी थे जो विश्वास करते थे। चार्ली के अच्छे दोस्त बिली ब्लैक ने विश्वास किया, हालांकि उनके अपने बेटे जेकब को भी लगा कि वह बेवकूफ़ी भरे अंधविश्वासों से भरा हुआ है। बिली ने मुझे कलन से दूर रहने की चेतावनी दी थी। इस नाम ने मेरे अंदर कुछ हलचल पैदा कर दी, कुछ ऐसा जो सतह की ओर बढ़ने लगा, कुछ ऐसा जिसका मैं सामना नहीं करना चाहता था। ये हास्यास्पद है, चार्ली ने कहा। हम कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे रहे। खिड़की के बाहर आसमान अब काला नहीं रह गया था। बारिश के पीछे कहीं सूरज उगने लगा था। बेला, चार्ली ने पूछा। मैंने बेचैनी से उसकी ओर देखा। उसने तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया? चार्ली ने अनुमान लगाया। मैंने उसके सवाल को टाल दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? मेरा मन उस अपरिहार्य जागरूकता से दूर भाग गया जो अब आ रही थी, और जो अब तेजी से आ रही थी। आपका नोट, चार्ली ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया। उसने अपनी जीन्स की पिछली जेब में हाथ डाला और एक बहुत ही खराब हो चुका कागज का टुकड़ा निकाला। ये गंदा और नम था, जिस पर कई बार खोलने और फिर से मोड़ने की वजह से कई सिलवटें थीं। उसने इसे फिर से खोला और सबूत के तौर पर सामने रखा। ये गंदी लिखावट मेरी लिखावट से काफी मिलती जुलती थी। एडवर्ड के साथ टहलने जा रहा हूँ, रास्ते पर, उसने लिखा। जल्दी ही वापस आऊंगा, बी। जब तुम वापस नहीं आए तो मैंने कुलेंस को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, चार्ली ने धीमी आवाज में कहा। फिर मैंने अस्पताल को फोन किया और डॉक्टर गेरेंडी ने मुझे बताया कि कार्लिसल चला गया है। वे कहाँ चले गए? मैंने बुदबुदाया। उसने मेरी ओर देखा। क्या एडवर्ड ने तुम्हें नहीं बताया? मैंने अपना सिर हिलाया, पीछे हट गया। उसके नाम की ध्वनि ने मेरे अंदर घुसने वाली चीज को बाहर निकाल दिया, एक ऐसा दर्द जिसने मेरी सांस रोक दी। उसकी ताकत से मैं चकित हो गया। चार्ली ने मुझे संदेह भरी निगाहों से देखा और जवाब दिया। कार्लिसल ने लॉस एंजल्स के एक बड़े अस्पताल में नौकरी कर ली है। मुझे लगता है कि उन्होंने उस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है। सनिएले, आखिरी जगह जहां वे वास्तव में जाएंगे। मुझे आईने के साथ अपना दुर्स्वप्न याद आ गया। उसकी त्वचा पर चमकती हुई चमकदार धूप। उसके चेहरे की याद आते ही मुझे पीड़ा होने लगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एडवर्ड ने तुम्हें जंगल के बीच में अकेला छोड़ दिया था? चार्ली ने जोर देकर कहा। उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर यातना की एक और लहर दौड़ गई। मैंने अपना सिर हिलाया, बेचैन, दर्द से बचने के लिए बेताब। यह मेरी गलती थी। उसने मुझे यहीं रास्ते पर, घर के सामने छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की। चार्ली ने कुछ कहना शुरू किया। मैंने बचकानी हरकत करते हुए अपने कान बंद कर लिए। मैं इस बारे में और बात नहीं कर सकता, पापा। मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, मैं सोफे से उठी और सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागी। घर में कोई व्यक्ति चार्ली के लिए एक नोट छोड़ने आया था, एक ऐसा नोट जो उसे मुझे खोजने के लिए प्रेरित करेगा। जिस क्षण मुझे यह एहसास हुआ, मेरे दिमाग में एक भयानक संदेह पनपने लगा। मैं अपने कमरे में भागा, अपने पीछे दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और फिर अपने बिस्तर के पास लगे सीडी प्लेयर के पास भागा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैंने छोड़ा था। मैंने सीडी प्लेयर के ऊपरी हिस्से को दबाया। कुंडी खुल गई और ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। ये खाली था। रेनी ने मुझे जो एल्बम दिया था, वह बिस्तर के बगल में फर्श पर रखा था, ठीक उसी जगह जहां मैंने उसे आखिरी बार रखा था। मैंने कांपते हाथ से कवर उठाया। मुझे पहले पन्ने से आगे पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटे धातु के कोनों पर अब कोई तस्वीर नहीं टिकी थी। पन्ने पर नीचे की तरफ मेरी खुद की लिखावट के अलावा सब कुछ खाली था। एडवर्ड कुलेन, चार्ली की रसोई, 13 सितंबर। मैं वहीं रुक गया। मुझे यकीन था कि वो बहुत बारीकी से काम करेगा।
ऐसा लगेगा जैसे मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं था, उसने मुझसे वादा किया था। मैंने अपने घुटनों के नीचे चिकने लकड़ी के फर्श को महसूस किया, और फिर अपने हाथों की हथेलियों को, और फिर ये। मेरे गाल की त्वचा पर दबाव पड़ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मेरी निराशा के लिए मैंने चेतना नहीं खोई। दर्द की लहरें जो पहले मुझे घेर रही थीं, अब ऊपर उठ गईं और मेरे सिर को धोते हुए मुझे नीचे खींच रही थीं। मैं फिर सामने नहीं आया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,